हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में बदला मौसम के मिजाज, बारिश वज्रपात से 2 की मौत। 11 जून तक कई जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात का अलर्ट। तो झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रविवार को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, सिमडेगा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ अच्छी खासी बारिश हुई। तेज आंधी, बारिश और वज्रपात के कारण जनजीवन भी प्रभावित रहा। रामगढ़ के गंडके पहाड़टोला निवासी 30 वर्षीय राजू मुंडा और जामताड़ा के चरकपानी गांव निवासी 45 वर्षीय शाहजहां शेख की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज 8 जून को भी साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां के लिए वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे और कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 9 जून को रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला और खुंटी में गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 11 जून को धनबाद, बोकारो और कोडरमा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ राज्य में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आ सकती है, इसलिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रामगढ़ में आंधी बारिश से कई जगह गिरे पेड़, वज्रपात से युवक की मौत। रामगढ़ जिले में रविवार को तेज आंधी बारिश और वज्रपात के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। रामगढ़ प्रखंड के गंडके पहाड़टोला निवासी 30 वर्षीय राजू मुंडा की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजू मुंडा खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान मौसम खराब होने पर वह बारिश से बचने के लिए एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गए। तभी अचानक बिजली गिरने से उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही तेज आंधी के कारण रामगढ़ शहर और आसपास के कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। बाद में प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से रास्तों को साफ कर आवागमन बहाल किया गया। घटना के बाद समाजसेवी योगेंद्र गंझू ने मृतक के परिजनों को आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की मांग की है। मौसम विभाग ने भी खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने की सलाह दी है। झारखंड वासियों को लगा महंगाई का झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 29 रुपए की बढ़ोतरी। झारखंड में महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। रविवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। इस ताजा बदलाव के बाद झारखंड में 14.2 किलो का जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पहले 970 रुपए 50 पैसे में मिलता था, वह बढ़कर 999 रुपए 50 पैसे यानी कि 1000 रुपए हो गया है। पिछले 3 महीनों के भीतर आम जनता की जेब पर यह दूसरी बड़ी मार है, क्योंकि इससे पहले 7 मार्च को भी सिलेंडर के दामों में 60 रुपए बढ़ाए गए थे। हालांकि स्थानीय टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन खर्च अलग होने के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में इस कीमत में थोड़ी बहुत भिन्नता देखने को मिल सकती है, जिससे एक बार फिर से लोगों को महंगाई का झटका लगा है। इस अचानक हुई वृद्धि के पीछे वैश्विक स्तर पर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को मुख्य कारण माना जा रहा है, जिसके चलते न सिर्फ रसोई गैस बल्कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में भी आग लगी हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के मुताबिक इस बढ़ोतरी के बाद भी सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू सिलेंडर पर करीब 700 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का पूरा बोझ कंज्यूमर पर नहीं डाल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन दलों की हुई डिनर पॉलिटिक्स, सभी दलों के नेताओं ने कहा आपस में कोई मतभेद नहीं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों की पहली संयुक्त बैठक मुख्यमंत्री आवास पर रविवार देर शाम डिनर डिप्लोमेसी के जरिए हुई। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के शीर्ष नेता और विधायक शामिल हुए। बैठक समाप्त होने के बाद चारों दलों के नेताओं ने अपनी एकजुटता का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री आवास से
साथ बाहर निकलकर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, राजद कोटेश मंत्री संजय प्रसाद यादव, झामो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और सीपीआई माले के चंद्रदेव प्रसाद ने मीडिया से बात की। नेताओं ने साफ कहा है कि महागठबंधन में कोई दरार या कोई खाई नहीं है, सभी दल पूर्ण रूप से एकजुट हैं और चुनाव एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार सुबह 11 बजे महागठबंधन के सभी विधायक अपने दोनों प्रत्याशियों के साथ विधानसभा पहुंचेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हजारीबाग के चौपारण में बालू लदा ट्रैक्टर पलटा, 17 वर्षीय चालक की दबकर मौत। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के भगर गांव के समीप रविवार को बालू लदा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि तीखे मोड़ पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे पलट गया। हादसे में चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सेलहरा गाँव निवासी महावीर भोक्ता के पुत्र अनिल भोक्ता करीब 17 से 18 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। सूचना मिलने पर चौपारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, साथ ही ट्रैक्टर में लदा बालू वैध था या अवैध, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। इधर अनिल की मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा हुआ है और स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने की मांग की है। पंचायत सहायकों ने आंदोलन का किया ऐलान, संघ का पुनर्गठन। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ झारखंड प्रदेश की बैठक रविवार को रांची के मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में हुई। बैठक की अध्यक्षता सुबोध पाठक ने की, जिसमें राज्य के 24 जिलों से आए पंचायत सहायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में पंचायत सहायकों के हक और अधिकारों को लेकर जल्द आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होने से पंचायत सहायकों में नाराजगी और 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में संघ की नई प्रदेश कार्यकारिणी का भी चयन किया गया। सर्वसम्मति से चंद्रदीप कुमार को प्रदेश अध्यक्ष, युगल किशोर प्रसाद को सचिव और बाल गोविंद महतो को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा जगन्नाथ बेदिया को कार्यकारी अध्यक्ष समेत कई अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रांची में नदी में डूबने से 7 वर्षीय बालक की मौत, परिवार में पसरा मातम। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के मेलानी गांव में रविवार को नदी में डूबने से 7 वर्षीय अंकज महतो की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अंकज अपनी मां मंजू देवी और बड़े भाई के साथ ननिहाल में रह रहा था। रविवार को उसकी मां नदी में कपड़े धोने गई थी, जबकि अंकज अपने भाई के साथ नदी किनारे खेल रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगा। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। अंकज 3 भाइयों में सबसे छोटा था और गणेशपुर के एक निजी स्कूल में एलकेजी का छात्र था। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस का महाअभियान, हर मोड़ पर सख्त पहरा, नियम तोड़ा तो खैर नहीं। जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रविवार से विशेष जांच अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अभियान के तहत बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वाले, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले और अन्य नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा करेगी वापसी, झारखंड दौरा पूरा कर दिल्ली रवाना हुए नितिन नवीन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के समापन पर रविवार को कहा है कि रांची और झारखंड उनके लिए दूसरा घर है तथा राज्य में पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए वे संकल्पित हैं। प्रदेश कार्यालय से एयरपोर्ट रवाना होने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संवाद को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि झारखंड की धरती भाजपा के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी की जड़ों
को फिर से मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा और कार्यकर्ता ही संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। नितिन नवीन ने कहा कि संगठन की ताकत ही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है और कार्यकर्ताओं की ऊर्जा व समर्पण पार्टी की असली शक्ति है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें की तथा आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि इस दौरे से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और राज्य में पार्टी की गतिविधियों को और गति मिलेगी। जामताड़ा में वज्रपात की चपेट में आने से जड़ी बूटी विक्रेता की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत चरकपानी गांव निवासी शाहजहां शेख करीब 45 वर्षीय की रविवार को वज्रपात की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शाहजहां शेख जड़ी बूटी की दवा बेचने के लिए मार्गो मुंडा हटिया जा रहे थे। सुबह करीब 11:30 बजे अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के भातुपुर के पास अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश के दौरान गिरी आसमानी बिजली की चपेट आने से उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर अहिल्यापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि शाहजहां शेख अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और जड़ी बूटी बेचकर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। ऑटो से सफर हुआ महंगा, आदित्यपुर गम्हरिया समेत कई रूटों पर किराया 5 रुपए बढ़ा। जमशेदपुर और सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर, गम्हरिया तथा आसपास के क्षेत्रों से शहर आने जाने वाले यात्रियों को अब ऑटो यात्रा के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक यूनियन कोल्हान प्रमंडल ने ऑटो किराए में वृद्धि करने का फैसला लिया है। यूनियन के इस निर्णय के बाद कई प्रमुख रूटों पर यात्रियों को पहले की तुलना में ज्यादा किराया देना पड़ेगा। यूनियन के अनुसार नया किराया निर्धारण के तहत प्रत्येक स्टॉपेज पर 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे रोजाना ऑटो से सफर करने वाले नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और अन्य यात्रियों के मासिक खर्च में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि पिछले कुछ समय में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा वाहन के रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत और अन्य परिचालन खर्च भी काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में पुराने किराए पर ऑटो चलाना आर्थिक रूप से कठिन हो रहा था। झारखंड में 233 स्वास्थ्य केंद्र की होगी हाईटेक निगरानी, 11 करोड़ 62 लाख रुपए होंगे खर्च। झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 11 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत राज्य के 233 जो स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इनमें 5 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, 24 सदर अस्पताल, 13 अनुमंडलीय अस्पताल और 191 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से मुख्यालय और दुरुस्त स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा। साथ ही स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा, प्रशासनिक बैठकों के संचालन और विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर, झारखंड में कार्यरत शिक्षकों के लिए जल्द आयोजित होगी जेटेट। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद झारखंड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को संभावनाएं तलाशने और कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। विभाग 2 विकल्पों पर विचार कर रहा है। पहला, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा इस वर्ष आयोजित होने वाली जेटेट परीक्षा में कार्यरत शिक्षकों को शामिल किया जाए, जिसके लिए नियमों में संशोधन और आवेदन तिथि बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरे विकल्प के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 2 वर्षों के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। झारखंड में लगभग 20,000 ऐसे प्राथमिक शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पहले हुई थी और उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर जेटेट उत्तीर्ण करना होगा। अधिनियम लागू होने से पहले शिक्षक नियुक्ति में टेट अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए इसे आवश्यक माना गया है।
आंदोलनकारियों ने सम्मान राशि व अन्य सुविधाओं की मांग उठाई। सरैयाहाट प्रखंड मुख्यालय परिसर में रविवार को झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक जिला अध्यक्ष बाबूराम मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, आंदोलनकारियों को सम्मान राशि दिलाने तथा अन्य अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। बाबूराम मुर्मू ने कहा कि झारखंड राज्य का गठन आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को ही मासिक सम्मान राशि मिल रही है, जबकि आंदोलन में सक्रिय रहे कई अन्य लोग इससे वंचित हैं। बैठक में सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को सम्मान राशि, उनके आश्रितों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा व अन्य सरकारी लाभ देने की मांग उठाई गई। निर्णय लिया गया है कि 15 जून को जिला मुख्यालय में बड़ी बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मांग पत्र सौंपा जाएगा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार का इनाम, ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़ा गया कर्मी हुआ था बर्खास्त, 28 दिन बाद फिर मिली नौकरी। गिरिडीह सदर अस्पताल में एक कर्मी की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार चैताडी मातृ शिशु केंद्र में कार्यरत MSW प्रदीप मंडल को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर कथित रूप से 2500 रुपये रिश्वत लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह की अनुशंसा पर निजी एजेंसी ने 6 मई को प्रदीप मंडल और एक अन्य कर्मी को कार्य मुक्त कर दिया था। हालांकि महज 28 दिन बाद जारी आयुष्मान मित्र चयन सूची में प्रदीप मंडल का नाम फिर से शामिल होने से विवाद गहरा गया है। 4 जून को जारी चयन सूची में प्रदीप मंडल को आयुष्मान मित्र के पद पर नियुक्त किए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह ने कहा है कि उन्हें इस नियुक्ति की जानकारी नहीं थी और भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए व्यक्ति को दोबारा बहाल नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले ने सिविल सर्जन और अस्पताल प्रशासन के बीच मतभेद की स्थिति पैदा कर दी है। अब सवाल उठ रहा है कि जिस कर्मी पर रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई हुई थी, उसे दोबारा जिम्मेदारी किस आधार पर सौंपी गई है। इससे अस्पताल प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पलामू में HIV संक्रमित प्रसूता को बिना जांचे ऑपरेशन, खुलासे के बाद MRMCH में मचा हड़कंप। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MRMCH में एक प्रसूता के C सेक्शन ऑपरेशन के बाद उसके HIV संक्रमित होने की जानकारी सामने आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार 6 जून को प्रसूता का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन से पहले अस्पताल की लैब में रैपिड टेस्ट किट से HIV जाँच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन किया गया, लेकिन बाद में प्राप्त अभिलेखों और अन्य जानकारियों से पता चला है कि महिला पहले से HIV पॉजिटिव थी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्रसूता और उसके पति को इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इलाज के दौरान यह जानकारी और संबंधित ART कार्ड उपलब्ध नहीं कराया। मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए नवजात को संक्रमण से बचाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही ऑपरेशन में शामिल चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी आवश्यक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत निगरानी में रखा गया है। अस्पताल का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और मरीजों व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। घटना के बाद मरीजों की स्क्रीनिंग, चिकित्सीय रिकॉर्ड के सत्यापन और संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बोकारो पुलिस ने 46 गुम हुए मोबाइल फोन असली मालिकों को लौटाए। बोकारो पुलिस के लिए यह गर्व का पल है। शहर थाना क्षेत्र में लगातार मिल रही मोबाइल गुम होने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 46 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस लौटाए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में मोबाइल गुम होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए शहर क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों ने संयुक्त अभियान चलाया। अभियान में तकनीकी अनुसंधान और गहन जाँच के बाद कुल 46 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंपा गया। मानवता की मिसाल बनी मंत्री योगेंद्र प्रसाद, सड़क हादसे में घायल महिला और मासूम को पहुंचाया अस्पताल। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रविवार को मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल वे रामगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची से जा रहे थे। इसी दौरान चुट्टूपालू घाटी में उनकी नज़र सड़क किनारे पर हुए एक दर्दनाक हादसे पर पड़ी। वहाँ एक महिला और उसका छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क किनारे तड़प रहा था। आसपास मौजूद लोग स्थिति को देख रहे थे, लेकिन समय
तेजी से निकल रहा था। घायलों की हालत देखकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बिना एक पल गवाए अपना काफिला रुकवाया। उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर महिला और बच्चे की स्थिति का जायजा लिया। मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए उन्होंने दोनों घायलों को अपने कारकेड वाहन में बैठाया और तत्काल सैनी होटल के समीप स्थित आपातकालीन सेवा अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी मंत्री वहीं रुके रहे और चिकित्सकों को घायलों का समुचित एवं बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से भी लगातार संपर्क बनाए रखा ताकि इलाज में किसी प्रकार की देरी न हो। मंत्री योगेंद्र प्रसाद की यह संवेदनशील पहल न केवल एक जनप्रतिनिधि के कर्तव्य का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संकट की घड़ी में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होती है। धनबाद में कुएं में पड़ी संदिग्ध बोरियों से मचा हड़कंप, जांच में मिले पशु अवशेष। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरसिंहपुर पंचायत के डांगापाड़ा गांव में रविवार को एक कुएं से 4 संदिग्ध बोरियां मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गांव निवासी बादल रविदास ने अपने आम बगान स्थित कुएं से तेज दुर्गंध आने पर इसकी जांच की, जहां उन्हें कुएं के अंदर 4 बोरियां दिखाई दी। सूचना मिलते ही निरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बोरियों को बाहर निकलवाया। बोरियां खोलने पर उनमें पशुओं के अवशेष पाए गए, जिसके बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और अवशेषों को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताने लगे। हालांकि पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार करते हुए कहा है कि मामले की जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार बरामद अवशेषों की पहचान के लिए वैज्ञानिक जांच कराई जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वे किस पशु के हैं और उन्हें कुएं में फेंकने के पीछे क्या कारण था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है। जमशेदपुर के सुरदा माइंस के 950 मजदूरों ने खोला मोर्चा, सुविधाओं की मांग पर आंदोलन की तैयारी। घाटशिला स्थित सुरदा माइंस में काम करने वाले मजदूरों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। मजदूरों ने कार्मिक अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। भाजपा ने विधायकों से कराया हस्ताक्षर, पर उन्हें नहीं बताया उम्मीदवार का नाम। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजी से बदलते परिदृश्य में रविवार शाम प्रदेश भाजपा मुख्यालय में विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में लगभग 1 दर्जन विधायक शामिल हुए। उनसे राज्यसभा प्रत्याशी के प्रस्तावक फॉर्म पर हस्ताक्षर कराया गया, लेकिन इन विधायकों को नहीं बताया गया कि उम्मीदवार कौन होगा। बैठक से निकलने के बाद विधायकों ने यह कहा पल्ला झाड़ लिया कि पार्टी हाईकमान प्रत्याशी का नाम तय करेगा, सोमवार को सबको पता चल जाएगा। हालांकि विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वह समय से 11 बजे विधानसभा पहुंच जाएं और पार्टी के प्रत्याशी या समर्थित उम्मीदवार नामांकन करेंगे। उस नामांकन में सभी विधायकों को शामिल रहना आवश्यक है। दिलचस्प रूप से इस बैठक में भाजपा प्रत्याशी के बतौर पर्चा खरीदने वाले गौरव वल्लभ भी उपस्थित थे। बावजूद किसी ने यह भी दावा नहीं किया है कि गौरव वल्लभ भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। अंदर खाने की चर्चा यह भी है कि परिमल नाथवानी भाजपा समर्थित उम्मीदवार होंगे। एलपीजी की कीमत में वृद्धि से रसोई पर पड़ा भार। कांग्रेस झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ साहदेव ने एलपीजी गैस की कीमत में वृद्धि पर केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान महंगाई को लेकर हो हल्ला करने वाले भाजपा के नेता अब क्यों चुप हैं। लाल किशोर नाथ साहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पश्चिम एशिया संघर्ष के जवाब में 41 देशों में ईंधन के स्रोत होने के बड़े बड़े दावे किए थे, उनका क्या हुआ। उन्होंने पूछा है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में एलपीजी की कमी क्यों है। रांची में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 910 रुपये से बढ़कर 999 रुपये 50 पैसे हो गई है, जबकि पिछले महीने इसकी कीमत 970 रुपये थी। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी के दामों में आग की लपेटें आम जनता की रसोई को भस्म करने पर तुली है। मोदी सरकार ने पिछले 4 महीनों में घरेलू रसोई गैस की कीमत में करीब 100 रुपये की बढ़ोतरी की है। देवघर के कर्रों में आसमान से जमीन पर गिरा पैरासूट नुमा गुब्बारा, लोगों में कौतूहल, जांच में निकला अलग माजरा। देवघर जिले के कर्रों प्रखंड के बाराटांड गांव में शनिवार को आसमान से एक पैरासूट नुमा गुब्बारा जमीन पर गिरने से ग्रामीणों के बीच कौतूहल और अफरा तफरी का माहौल बन गया। अज्ञात वस्तु की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और इससे लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सूचना मिलने पर अंचलाधिकारी ऋषि राज और थाना प्रभारी दीपक, जो किशोर भारती समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा
वस्तु की जांच की। अधिकारियों ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है और बताया कि इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। जांच के दौरान इंडियन सेंटर ऑफ स्पेस फिजिक्स के निदेशक संदीप कुमार चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया है कि यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए छोड़ा गया एक वेदर बैलून था। यह गुब्बारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से वातावरणीय अध्ययन के लिए छोड़ा गया था, जो अपनी उड़ान पूरी करने के बाद बाराटाड़ गांव में आकर गिरा है। उन्होंने बताया कि ऐसे गुब्बारे तापमान, वायुदाब और आर्द्रता जैसे मौसमी संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजे जाते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भविष्य में किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दे, अफवाहों से बचें। तोरपा विधानसभा क्षेत्र को मिला 7 एम्बुलेंस और 300 वाहनों की सौगात। विधायक सुदीप गुड़िया ने किया लोकार्पण। तोरपा विधानसभा क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रविवार को तोरपा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित टाउन हॉल में एम्बुलेंस एवं शव वाहन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत विधायक मद से उपलब्ध कराए गए 7 एम्बुलेंस और 300 वाहनों को तोरपा, रनिया, बानो और कर्रा प्रखंड की जनता को समर्पित किया गया। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, झामो खुंटी जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के दुरुस्त और पहाड़ी इलाकों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह पहल की गई है। विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और दुख की घड़ी में परिजनों को सहयोग देने के लिए एम्बुलेंस और 100 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। सिमडेगा में नौकरी के नाम पर ठगी का खेल, पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। सिमडेगा में नौकरी दिलाने और एंट्रेंस परीक्षा पास कराने के नाम पर कथित ठगी का मामला सामने आया है। राम गोविंद ग्रुप कॉलेज के नाम पर +2 हाई स्कूल सिमडेगा के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को नौकरी और सर्टिफिकेट देने का दावा किया जा रहा था। इसके लिए प्रत्येक छात्र से 200 रुपये शुल्क भी लिए जा रहा था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक शामिल थे। कुछ लोगों को गतिविधियां संदिग्ध लगने पर इसकी सूचना कांग्रेस नेताओं और विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी को दी गई, जिसके बाद मामले की सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची। उपायुक्त के निर्देश पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और कार्यक्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अधिकारियों के पहुंचते ही 3 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि 3 अन्य को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रशासन यह जांच कर रहा है कि छात्रों को दिए जा रहे सर्टिफिकेट और नौकरी से जुड़े दावे कितने वैध थे। विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच में जुटे हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। बाड़ीगोड़ा रेल फाटक पर जाम से लोग परेशान, टायर जलाकर जताया विरोध। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र स्थित बाड़ीगोड़ा रेल फाटक के पास रविवार को अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। मुखिया सुनीता नाग और सामाजिक कार्यकर्ता मिथुन चक्रवर्ती के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 3 वर्ष पहले अंडरब्रिज निर्माण का शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिससे लोगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार बाड़ीगोड़ा और साल झूरी क्षेत्र के लाखों लोगों को प्रतिदिन रेल फाटक पर लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन गुजरने के दौरान गेट बंद रहने से स्कूली बच्चों, कर्मचारियों, मरीजों और एम्बुलेंस तक को भी भारी दिक्कतें होती है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के कारण समस्या वर्षों से बनी हुई है। वही मुखिया सुनीता नाग ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द अंडरब्रिज निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। टाटानगर स्टेशन हादसे में झुलसे युवक की मौत, मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में गंभीर रूप से झुलसे युवक आशीष मांझी की शनिवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद रविवार को परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्टेशन पहुंचकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित जीआरपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और मृतक के परिवार को स्थायी नौकरी, उचित मुआवजा तथा हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। आशीष मांझी परसोडी थाना क्षेत्र के शंकरपुर का निवासी था और परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 30 मई को आशीष टाटानगर स्टेशन के वाशिंग लाइन क्षेत्र में एक कोच की छत पर चढ़कर एसी यूनिट की मरम्मत कर रहा था। तभी वह हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। उसे पहले सदर अस्पताल और फिर टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।
परिजनों ने रेलवे प्रशासन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान स्टेशन परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिसके बाद आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच व उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। आजादी के 75 साल बाद भी पाकुड़ जिले के छुरीधारी गांव बधाल ग्रामीण शुद्ध पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड स्थित आदिम जनजाति बहुल छुरीधारी गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रखंड मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में बसे इस गाँव की लगभग 300 की आबादी शुद्ध पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गाँव में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है और लोग एक पुराने व दूषित कुएं के पानी पर निर्भर हैं। बरसात के दिनों में कुएं का पानी लाल हो जाता है, जिससे डायरिया समेत कई जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कई बार दूषित पानी पीने से ग्रामीण बीमार भी पड़ चुके हैं। गांव तक पहुंचने वाली सड़क की स्थिति भी बेहद खराब है, जिससे बरसात के मौसम में आवागमन लगभग ठप हो जाता है। ग्रामीणों के अनुसार बीमार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खाट या कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, जिससे कई बार समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ग्रामीणों ने उपायुक्त से सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। वही पंचायत के मुखिया माही पहाड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क स्वीकृत हो चुकी है और जल्द ही नापी कार्य शुरू होगा। साथ ही पेयजल संकट दूर करने के लिए डीप बोरिंग और पानी टंकी लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक चालक समेत 3 गंभीर घायल। लातेहार के चंदवा चांपी लोहरदगा मुख्य मार्ग पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उड़ीसा से लोहे की प्लेटें लेकर पटना जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मिट्टी में धंस गया। हादसे के कारण ट्रक पर लदी भारी लोहे की प्लेटें आगे घिसककर केबिन पर गिर गई, जिससे केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग बुरी तरह से फंस गए। घटना में चालक धर्मेंद्र कुमार, रामधारी यादव और सकिंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और 2 घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया। वही चालक धर्मेंद्र कुमार केबिन में बुरी तरह से फंस गया था, जिससे निकालने के लिए करीब 2 घंटे तक बचाव अभियान चलाना पड़ा। गैस कटर और हाइड्रा मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त केबिन को काटकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसे भी प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी। लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताते हुए प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने, वाहनों की गति पर नियंत्रण और नियमित जांच की मांग की है। धनबाद एसएनएमसीएच को फायर सेफ्टी एनओसी नहीं, अग्निशमन यंत्र भी हो चुके हैं एक्सपायर। भगवान भरोसे मरीजों की जान। बिहार के मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड के बाद अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था भी चिंता का विषय बन गई है। 630 बेड वाले इस अस्पताल में लगे कई अग्निशमन यंत्र फरवरी-मार्च 2026 से एक्सपायर हो चुके हैं, जबकि अस्पताल को अब तक फायर सेफ्टी एनओसी भी नहीं मिला है। रोजाना हजारों मरीजों और परिजनों की आवाजाही वाले इस अस्पताल में आईसीयू, एचडीयू, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर जैसे संवेदनशील विभाग संचालित होते हैं, जहां किसी भी आगजनी की घटना के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने की योजना अभी भी फाइलों में अटकी हुई है। अधीक्षक डॉक्टर डीके गिंदौरिया ने बताया कि फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए डीपीआर तैयार कराने को लेकर संबंधित एजेंसियों और सचिवालय को पत्र भेजा गया है, जबकि अग्निशमन यंत्रों की गैस भराई के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। धनबाद में पहले भी अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकी है। ऐसे में मरीजों, अस्पताल कर्मियों और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है तथा फायर सेफ्टी व्यवस्था को जल्द मजबूत करने की मांग उठ रही है। देवघर में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, 5 संगठित अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, कार से पिस्टल और कारतूस बरामद। देवघर नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे 5 संगठित अपराधियों को गिरफ्तार कर संभावित वारदात को विफल कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने शहर में निगरानी बढ़ाई और संदिग्ध सफेद रंग की फॉर्नेक्स कार को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन से एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।
इसके बाद कार में सवार 5 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शैलेश कुमार दास, अरविंद कुमार दास, गोलू महातो उर्फ गोलू पासी, लल्ला उर्फ विजय और रोहन उर्फ पिंटू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी संगठित तरीके से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है और उनके आपराधिक नेटवर्क, संपर्क सूत्रों तथा संभावित योजनाओं की जानकारी जुटाई जा रही है। कोयला चोरी का विरोध, ग्रामीणों को पड़ा भारी, घरों में घुसकर हमला, बच्चे समेत कई घायल। धनबाद के निरसा के गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र स्थित दुधिया पानी गांव में कोयला चोरी का विरोध करना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। आरोप है कि शनिवार को कोयला चोरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला पुरुषों को चिन्हित कर शाम होते ही कथित कोयला चोरों ने उनके घरों में घुसकर हमला कर दिया। इस घटना में एक बच्चे समेत कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। देर रात सैकड़ों ग्रामीण गल्फरबाड़ी ओपी पहुंच गए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता और निष्क्रियता के कारण कोयला चोरी का अवैध कारोबार फल फूल रहा है, जिससे अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला चोरी का विरोध करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है और क्षेत्र में भय का वातावरण कायम है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे क्षेत्र की सभी खदानों के समक्ष व्यापक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।